Analytic functions of complex variable, video number 8. Necessary condition for analyticity, वीडियो नंबर 1. इस वीडियो में हम लोग नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिसिटी इन डोमेन पढ़ेंगे. ये लिखा हुआ है नेसेसरी कंडीशन फॉर W इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी टू बी एनालिटिक इन ए डोमेन D इज द ट्रूथ ऑफ Cauchy-Riemann equations in D. Means if W equal to f of z equal to u plus iv is analytic in a domain D, then Cauchy-Riemann equations are satisfied by u and v in D. Converse is not true. Proof. W equal to f of z is given to be analytic. Is analytic in a domain D. कोई फंक्शन डोमेन में अगर एनालिटिक है तो बाय डेफिनेशन वो उस डोमेन में रेगुलर होगा, यानी उस डोमेन के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा. implies that W equal to f of z is regular, that is differentiable. रेगुलर का अर्थ डिफरेंशिएबल नहीं होता. रेगुलर इन डी का मतलब होता है डिफरेंशिएबल इन डी. रेगुलर इन डी दैट इज डिफरेंशिएबल इन डी एंड सो द लिमिट डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड equals to f dash of z equals to limit delta z tends to 0 delta w upon delta z exists in D bracket लिख लें and is independent of the path chosen. दो पर्टिकुलर पाथ्स हैं y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0. इन पे हम इस लिमिट की वैल्यू निकाल करके इक्वेट कर देंगे. इक्वेट क्यों कर देंगे? क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट करने वाली है. ये चुने गए पाथ पर निर्भर नहीं करती है, डिपेंड नहीं करती है. हर पाथ पे इस लिमिट का मान बराबर ही आना चाहिए. ऑन द पाथ y इक्वल टू 0 z इक्वल टू x प्लस आयोटा y विल बिकम x, y 0 होने के कारण डेल्टा z डेल्टा x हो जाएगा. देयरफॉर डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 डेल्टा w अपॉन डेल्टा x विल बिकम लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा w अपॉन डेल्टा x. फर्स्ट प्रिंसिपल के मुताबिक, ये सब आपको पिछले वीडियोस में हम सिखा चुके हैं. ये हुआ डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स. लेकिन यहाँ पे हम डी सिंबल यूज़ नहीं करेंगे, हम डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स यूज़ करेंगे. इसका मतलब भी होता है डब्ल्यू का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका भी मतलब होता है डब्ल्यू का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में. डी और डेल सिंबल क्या चीज़ आपको अलग अलग बताता है. अगर आपने डी सिंबल लगाया हुआ है डेरिवेटिव के लिए तो इसका मतलब है कि ये डब्ल्यू केवल एक्स का फंक्शन है, वन वेरिएबल फंक्शन है. और इसमें W केवल x का फंक्शन नहीं है. W x का फंक्शन तो है ही, x के अलावे और भी वेरिएबल्स का फंक्शन है. यानी W जब एक से अधिक वेरिएबल का फंक्शन हो, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या जब एक हो तब D लगेगा, जब एक से अधिक हो तो डेल लगेगा. तो चूंकि W इक्वल टू u प्लस आई वी है और u और v x और y के फंक्शन हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे डेल W अपॉन डेल x on the path x equal to 0
z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई विल बिकम आयोटा वाई डेल्टा z आई डेल्टा वाई हो जाएगा। देयरफॉर डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 डेल्टा w अपॉन डेल्टा x, सॉरी डेल्टा z की जगह क्या हो जाएगा आई डेल्टा वाई, आई डेल्टा वाई, या एक बार पूरा लिख दो जैसे यहाँ लिखे थे ना, यहाँ पे जैसे इसको डेल्टा z कर दो ना, फिर यहाँ पे डेल्टा z की जगह डेल्टा x कर दिए, अच्छा लगेगा। वैसे यहाँ भी डेल्टा z लिखा। अब डेल्टा z टेंस टू 0 मीन्स आई डेल्टा वाई टेंस टू 0 मीन्स डेल्टा वाई टेंस टू 0। तो लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 डेल्टा w अपॉन डेल्टा z की जगह आई डेल्टा वाई, तो इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन आई और डेल w अपॉन डेल वाई। हाँ, इस सिंबल्स के साथ छेड़छाड़ न करिएगा, सही लिखिए, सही उच्चारण करिए। बहुत से बच्चे इस डेल्टा को डेल पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़िएगा। ये स्मॉल डेल्टा है, ग्रीक लेटर है स्मॉल डेल्टा। ग्रीक लेटर्स में भी स्मॉल लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स होते हैं। तो चूंकि लिमिट एग्जिस्ट करने वाली है, चोजन पाथ पे डिपेंड नहीं करने वाली है, इसलिए हर पाथ पे वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो इन दो पाथ पे जो वैल्यू हम निकाले हैं इसी की, इसको हम इक्वेट करने जा रहे हैं। फ्रॉम 1 into डेल w अपॉन डेल x इक्वल्स टू 1 अपॉन आई डेल w अपॉन डेल y इम्प्लाइज दैट डेल अपॉन डेल x w की जगह लिख दिया हमने u प्लस आयोटा v, 1 अपॉन आई माइनस आई हो जाएगा, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो, और डेल अपॉन डेल y ब्रैकेट में u प्लस आई वी इक्वल्स टू माइनस आई का चाहो तो अंदर गुणा कर दो, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ, तो माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, v माइनस आई यू, ऐसा इम्प्लाइज दैट डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई। इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, अर्थात इसको हम यूँ लिख दें यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। thus Cauchy-Riemann equations are satisfied by u and v in the domain D। यही प्रूव करना था आपको कि यदि डोमेन D में फंक्शन एनालिटिक हो तो डोमेन D में Cauchy-Riemann इक्वेशंस u और v के द्वारा सेटिस्फाई किए जाएंगे। इस थ्योरम का पहले हम कंट्रापॉजिटिव लिखेंगे, फिर कन्वर्स इज नॉट ट्रू दिखाएंगे। कन्वर्स इज नॉट ट्रू दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल आपको कोट कर देना पड़ेगा, उद्धृत कर देना पड़ेगा। किसी भी नियम का कन्वर्स इज नॉट ट्रू अगर दिखाना होता है तो एक उदाहरण कोट कर दिया जाता है। तो पहले हम चर्चा करना चाह रहे हैं कंट्रापॉजिटिव की। कंट्रापॉजिटिव पहले तो लिखिए वी हैव, क्या था अभी, एनालिटिसिटी। एनालिटिसिटी इंप्लाइज ट्रूथ ऑफ CR इक्वेशंस। f of z is analytic in D implies that CR equations are satisfied in D। Its contrapositive is, यह एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का कंट्रापॉजिटिव क्या होगा।
इट्स कंट्रापोजिटिव इज, कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। समझ रहे ना? कोई स्टेटमेंट है S1 implies that S2, तो इसका कंट्रापोजिटिव होगा निगेशन S2 implies that निगेशन S1। तो वही लिखिए, CR इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड इन D, CR equations are not satisfied in D implies that f of z is not analytic in D। किसी फंक्शन को किसी डोमेन में नॉन एनालिटिक दिखाना हो तो आप दिखा दीजिए कि उस डोमेन में कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये था, ये कंट्रापोजिटिव की बात हो गई। अब हम लोग निगेशन की बात करेंगे, अरे कन्वर्स की बात करेंगे। कन्वर्स, S1 implies that S2 का कन्वर्स होता है S2 implies that S1। ये तो इसका कन्वर्स क्या होगा? ये होगा, एकदम उसी स्टाइल में लिख दे रहा हूं। वी हैव f of z is analytic implies that CR equations are satisfied in D, its converse is CR equations are satisfied in D implies that f of z is analytic, f of z is analytic in D। हमें यही दिखाना है कि ये ट्रू नहीं होता है, नॉट ट्रू। वी हैव टू शो दैट इट इज नॉट ट्रू, ऐसे लिखना है। वी हैव टू शो दैट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देंगे जिसमें किसी डोमेन में CR इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगे लेकिन उस डोमेन में फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। ठीक समझ गया ना कंट्रापोजिटिव और कन्वर्स का मतलब? कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में आपको याद होगा कि डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी। तो इसका कंट्रापोजिटिव क्या होगा? इसका कंट्रापोजिटिव क्या होगा? निगेशन ऑफ C इंप्लाइज दैट निगेशन ऑफ D, निगेशन लिखते हैं, डिनाइयल, यानी कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। नॉन डिफरेंशियबिलिटी दिखाने के लिए ये भी एक रास्ता होता है, नॉन कंटिन्यूटी दिखाना। Let us consider the function f of z equal to mod xy whole to the power 1/2। ठीक, that is u plus iv equal to mod xy whole to the power 1/2। then u of xy is equal to, इधर इमेजिनरी पार्ट देखो है नहीं तो ये पूरा पूरा u हो जाएगा, mod xy whole to the power 1/2 and
v ऑफ एक्स वाई इज 0 कांस्टेंट। तो पहले तो आप दिखाइए सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड है। जीरो जीरो पे हम सी आर इक्वेशंस दिखाने जा रहे हैं। तो पहले हम निकाले यू एक्स एट 0 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, तो x आर्गूमेंट में आप इंक्रीमेंट दिखाइएगा, कितना इंक्रीमेंट h का, तो ये हो जाएगा u 0 प्लस h कामा 0 माइनस u 0 0, ये लिखना सीखिए अपॉन h, बहुत आसान है लिखना। पार्शियल डेरिवेटिव है तो y आर्गूमेंट फिक्स रहेगा, देखो y आर्गूमेंट फिक्स है, देयर इज नो चेंज, और x आर्गूमेंट में चेंज है, कितना चेंज डालना है, यही जिस पे लिमिट ले रहे हो इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 u ऑफ s0 माइनस u ऑफ 0 0 अपॉन h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। देखो u h0 कितना होगा, इसमें चाहे x0 रखोगे चाहे y0 रखोगे ये हमेशा 0 ही आएगा ना, तो इसका मान भी 0 आएगा, इसका मान भी 0 आएगा, 0 माइनस 0 अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 0 अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 0 इक्वल टू 0। u y एट 0 0 इक्वल टू लिमिट k टेंस टू 0, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, x आर्गूमेंट स्थिर रखिएगा फिक्स्ड, y आर्गूमेंट में इंक्रीमेंट डालिएगा कितने की, k की, u 0 0 प्लस k माइनस u 0 0 अपॉन k इक्वल टू लिमिट k टेंस टू 0, ऊपर फिर वही 0 माइनस 0 अपॉन k एंड फाइनली वी गेट 0। नाउ वी एक्स 0 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 v 0 प्लस h कामा 0 माइनस v 0 0 अपॉन h, v की वैल्यू 0 0 है, x y चाहे कुछ भी हो, तो ये भी हो गया लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस 0 अपॉन h इक्वल टू 0 एंड फाइनली वी वाई एट 0 0 इक्वल टू लिमिट k टेंस टू 0 v एट 0 कामा 0 प्लस k माइनस v 0 0 अपॉन k इक्वल्स टू लिमिट k टेंस टू 0 0 माइनस 0 अपॉन k इक्वल्स टू 0। तो सब बराबर है और सब 0 के बराबर है। देयरफॉर u x इक्वल टू वी वाई एंड u y इक्वल टू माइनस वी एक्स, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ऐसा लिख सकते हैं ना। यानी हम कह सकते हैं कॉची रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड बाय u एंड v एट 0 0 एट 0 0। It means that Cauchy-Riemann equations are satisfied by u and v at 0 0। अब हम 0 पर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने जा रहे हैं और दिखा देंगे कि वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो 0 पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा और इसलिए एनालिटिक नहीं होगा। पिछले वीडियो में आपको ये सब चीज़ें सिखाई गई थी। नाउ एफ डैश 0 इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू 0 f of z माइनस f of 0 अपॉन z माइनस 0 इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू 0 f of z अपॉन z। f of z हमने क्या लिया है, लिमिट z टेंस टू 0 को हम लिख दे रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर xy टेंस टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0
एफ ऑफ जेड है मॉड एक्स वाई होल टू द पावर 1/2 अपॉन जेड माने एक्स प्लस आई वाई ऑन द पाथ y इक्वल टू एम एक्स एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट ordered pair xy tends to ordered pair 0 0 mod xy whole to the power 1/2 upon x plus iy. This limit will become limit x tends to 0 mx square whole to the power 1/2 upon x plus I mx. y की जगह mx रख दिया तो x स्क्वायर देखो ये 1/2 पावर से x निकलेगा ना, x सब कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 मॉड m होल टू द पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस आई एम. अब x से ये फ्री हो गया तो इस लिमिट का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये बराबर आ गया अंडर रूट मॉड m अपॉन 1 प्लस आई एम विच डिपेंड्स ऑन m. Which depends on m. Since limit depends on the path chosen, m पर डिपेंड करने का मतलब m बदलेंगे तो फिर लिमिट अलग अलग आएगा और m बदलने से ये पाथ अलग अलग हो जाएगा ना. अब m बराबर 1 लेने से y इक्वल टू x लाइन है, m बराबर 2 लेने से y इक्वल टू 2x हो जाएगा, तो क्या वही लाइन है? नहीं, बदल गया, पाथ बदल गया. तो पाथ बदलने से लिमिट भी बदल जा रहा है, अलग अलग पाथ पे लिमिट अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा. Since ऐसे लिखिए above limit does not exist because it depends on the path chosen. On the path chosen, that is f dash 0 does not exist, and so f of z, ऐसे लिखें इसको, that is f dash 0 does not exist means f of z is not differentiable. F of z is not differentiable at z equal to 0, and so f, अगर डेफिनेशन आपको क्लियर है एनालिटिसिटी और डिफरेंशियबिलिटी का, पिछले वीडियोस में सब समझाया गया था आपको, एंड सो f of z is not analytic at z equal to 0. तो हमने दिखा दिया किसी पॉइंट पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड तो है, लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है. कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट ट्रू. ऐसा कंट्रापोजिटिव पर बेस्ड एक एग्जाम्पल देख लें तो बेहतर होगा. ये था कन्वर्स इज नॉट ट्रू. अब कंट्रापोजिटिव पे आधारित, कंट्रापोजिटिव याद है ना, वही स्टेटमेंट है कि फंक्शन अगर एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा. तो इसका कंट्रापोजिटिव क्या होगा? सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा. तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे प्रस्तुत कर दे रहा है. एग्जाम्पल, f of z equal to xy plus iy is continuous everywhere, is everywhere continuous, but not analytic.
कंटिन्यूटी तो सीधा सीधा है। u plus iv which is f of z is given to be xy plus iy, implies that u of xy equal to x into y and v of xy is equal to y. Being polynomial functions, u and v are everywhere continuous. बीइंग पॉलिनोमियल्स न लिख के मोनोमियल्स लिख दे रहा है। बीइंग मोनोमियल्स का भी वही नेचर होता है, मोनोमियल। बीइंग मोनोमियल्स u and v both are continuous, both are everywhere continuous। इसके बाद ये थ्योरम आपको पढ़ा दिए हैं। u और v अगर कंटिन्यूस हो तो u प्लस आई वी भी कंटिन्यूस होगा, यानी कि f ऑफ z भी कंटिन्यूस होगा। thus f of z is continuous everywhere. Now ux यानी कि डेल u अपॉन डेल x बराबर कितना होगा, y। uy यानी कि डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू x। vx यानी कि डेल v अपॉन डेल x इक्वल्स टू 0। vy यानी कि डेल v अपॉन डेल y इक्वल्स टू 1। सिंस ux और vy बराबर है क्या, uxy है, vy 1 है, तो ये कैसे बराबर होगा? ये तो बराबर तभी होगा जब y बराबर 1 हो, और अगर y 1 होगा तो vy फिर 0 आ जाएगा। और uy और माइनस vx बराबर है क्या, uy x है और ये 0 है, ये बराबर नहीं है। दैट इज CR equations are not satisfied. CR equations are not satisfied. Therefore, f of z equal to xy plus iy is not analytic. Is not analytic. ये रहा। यानी CR इक्वेशंस अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू। अगले वीडियो में भी हम नेसेसरी कंडीशंस पे बातचीत करेंगे।